प्रिय छात्रों, मैं जीत बहादुर सिंह, जीव विज्ञान प्रवक्ता, पनियरा इंटर कॉलेज पनियरा बाजार महाराज। प्रिय बच्चों, आज हम लोग सरकार के आदेशानुसार शिक्षण कार्य ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। प्रिय बच्चों, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आप लोगों का पठन पाठन क्लास वार कराना संभव नहीं था, इसलिए सत्र को नियमित करने के लिए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बच्चों का अहित न हो, जिससे सभी शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास जारी रखने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। प्रिय बच्चों, आज हम आपको जीव विज्ञान के कक्षा 12 के आनुवंशिकी लेसन से अध्ययन करवाएंगे। प्रिय बच्चों, आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। इस जेनेटिक्स को सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जेनेटिक्स क्या है, अर्थात यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के या पौधों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अध्ययन को तथा उस पीढ़ी में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन विभिन्नताओं के अध्ययन को ही हम आनुवंशिकी कहते हैं। प्रिय बच्चों, यह आनुवंशिकी की नींव जो वैज्ञानिक थे, सर्वप्रथम क्रीगर जानमेंडल थे, जिसे जी.जे. मेंडल कहते हैं, अर्थात इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस आधुनिक आनुवंशिकी के नींव डाले थे और इस आधुनिक आनुवंशिकी के नींव में इन्होंने माता पिता के या पेड़ पौधों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले समस्त लक्षणों के, जिन्हें हम इंग्लिश में कैरेक्टर्स कहते हैं, का अध्ययन इन्होंने किया था। सबसे पहले हम प्रिय बच्चों हम बताएंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, इनको उपलब्धि कब मिली थी, इसके विषय में हम आपको अवगत कराएंगे। इस मेंडल के जीवन परिचय के विषय में हम यह बताते हैं आपको कि ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको वनस्पतियों से बहुत ही लगाव था। प्रिय बच्चों, सबसे पहले हम यह बताएंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी का जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिलिसिया गांव में हुआ था। अर्थात मेंडल जी का जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिलिसिया गांव में हुआ था। ये
एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता एक चर्च में पादरी थे, किंतु इनके पिता की मंशा ये थी कि हमारा लड़का जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ये उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करें। उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ इन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो उपलब्धि हासिल किया था उस उपलब्धि पर इनको श्रेय नहीं मिल पाया, क्योंकि जब 22 जुलाई 1822 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था उसके बाद इन्होंने बहुत ही कठिन या विकट परिस्थितियों में अपना पठन पाठन किया था और पठन पाठन करने के बाद इन्होंने जैसे ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किया उस समय से ही इन्होंने अपने पिता के साथ उनके कार्यों में हाथ बटाने के लिए उनके चर्च पर पहुंचते थे। जब ग्रेगर जॉन मेंडल अपने पिता के साथ चर्च पर पहुंच करके उनके कार्यों में पौधों की देखभाल करते थे, हाथ बटा लेते थे, उनके कार्यों में हाथ बटा लेते थे, तब इन मेंडल को वनस्पतियों से इतना तीव्र लगाव हो गया कि जब तक इन्होंने वनस्पतियों को देखते नहीं थे, उन चर्च पर पहुंचते नहीं थे, तब तक इनको बड़ा बेचैनी घबराहट महसूस होता था। अर्थात जैसे ही विद्यालय की छुट्टी होने के तुरंत बाद इन्होंने अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाना प्रारंभ कर दिया। प्रिय बच्चों, इन मेंडल को वनस्पतियों से तीव्र लगाव होने के कारण इन्होंने उन पर अपना प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ये अपना प्रयोग प्रारंभ कर दिए, उसके बाद इन्होंने सन 1900 ईस्वी में अर्थात सन 1900 ईस्वी में 1600 वर्ष बाद, लेकिन ये मानिए कि 22 जुलाई 1822 को जैसे इनका जन्म हुआ था, उस जन्म के बाद से इन्होंने पढ़ाई लिखाई के बाद सन 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। और जब 1884 में इनकी मृत्यु हो गई, उसके पहले तक इन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम की खोज किया था। उस आनुवंशिकता के तीनों नियमों की खोज में सबसे पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ
independent, lie of independent, a short name, जिसे हम कहते हैं युग्मकों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रिय बच्चों, मेंडल ने जैसे इन तीनों नियमों की खोज कर दिए थे, तीनों नियमों की खोज करने के बाद इनको कोई सफलता नहीं मिली, और जब कोई सफलता नहीं मिली उसके बाद सन 1884 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। जब इनका देहांत हो गया उसके बाद सन 1900 ईस्वी में अर्थात जब हम 1900 में से 1884 को बताएंगे तो 6 अर्थात 16 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक आए और 3 वैज्ञानिक आए जिनमें पहला वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस, दूसरा ह्यूगो डिग्री, तीसरा थे शर्मा। ये 3 वैज्ञानिक आए और मेंडल के दिए गए इन तीनों नियमों को दोहराया, और इस 16 वर्ष बाद जब इस कहानी को या इनके अनुवांशिकता के नियमों को ये तीनों वैज्ञानिकों ने दोहराया तो ये पाया कि मेंडल ने जो लिखे हैं वो सत्य लिखे हैं और उपलब्धि मेंडल को मिलनी चाहिए। प्रिय बच्चों, मेंडल को जब इन्होंने ये तीनों नियम दिया था उस समय उपलब्धि इनको क्यों नहीं मिले थे? इसका मेन रीजन ये था कि जब इन्होंने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, युग्मकों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इन तीनों नियमों को जब इन्होंने दिया था उस समय जैव विकास, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसे कहते हैं जैव विकास, ये जैव विकास की परिकल्पना चल रही थी। और जब जैव विकास की परिकल्पना चल रही थी उस समय इस मेंडल के तीनों नियमों की तरफ किसी भी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, और ये मेंडल जैसे थे और वैसे रह गए। इनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद ये तीनों वैज्ञानिक आए, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिग्री और शर्मा। ये 3 वैज्ञानिक आए और इनके किए हुए
नियमों को दोहराए, और जब इनको के दिए हुए नियमों को दोहराए तो पाए कि मेंडल ने जो तीनों नियमों में लिखे हैं वो सब सत्य लिखे हैं और मेंडल को उपलब्धि मिलनी चाहिए। तो ये बच्चों मेंडल जी को इनके मृत्यु के 16 वर्ष बाद अर्थात 1900 ईस्वी में उपलब्धि मिली और तभी से मेंडल को आनुवंशिकी के जनक की उपाधि मिली, अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मेंडल ने जो आनुवंशिकता के तीनों नियम दिया है उनमें सबसे पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस प्रभाविता के नियम में मेंडल ने लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराया, जिसके फलस्वरूप प्रथम पुत्री पीढ़ी F1 जनरेशन में संकर पौधे उत्पन्न हुए और उस संकर पौधे में दोनों लक्षण पाए, किंतु एक लक्षण स्पष्ट दिखाई देता था। उस लक्षण को मेंडल ने प्रभावी लक्षण नाम दिया तथा एक लक्षण स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मेंडल ने उस लक्षण को अप्रभावी लक्षण दिया। प्रिय बच्चों, मेंडल ने प्रभावी और अप्रभावी इन दोनों लक्षणों को मिलाकर प्रभाविता का नियम दिया, जिन्हें हम लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहते हैं। अर्थात मेंडल ने लाल, जिसे हम रेड, सफेद जिसे वाइट कहते हैं, लाल के लिए मेंडल ने कैपिटल आर सीक्वेंस लिया तथा सफेद के लिए उन्होंने स्मॉल आर सीक्वेंस लिया। मेंडल ने इस कैपिटल आर से एक गैमेट लिया जिसे हम कैपिटल आर कहेंगे और वाइट अर्थात सफेद से एक गैमेट लिया अर्थात एक युग्म करके लिया जिसे हम स्मॉल आर कहते हैं। इस कैपिटल आर और स्मॉल आर का मेंडल ने F1 जीवन जिसे कहते हैं प्रथम पुत्रीय पीढ़ी F1 जीवन में कैपिटल आर स्मॉल आर प्रजनन प्राप्त हुई। इस कैपिटल आर स्मॉल आर प्रजनन में जैसे कैपिटल आर जिसे हम जेड कहेंगे और वाई को स्मॉल आर कहेंगे। इस कैपिटल आर प्रजनन से कैपिटल आर स्मॉल आर से स्मॉल आर जिन्हें हम वाइट कहते हैं और रेड कहते हैं, इसका मेंडल ने जब F1 जनरेशन लिया जिसे प्रथम पुत्रीय पीढ़ी F1 जीवन कहते हैं, इसमें संकर प्रजनन
उत्पन्न होते हैं, जिसे हम कैपिटल आर स्मॉल आर कहते हैं, अर्थात इसको हम हाइब्रिड कहेंगे। और जब हाइब्रिड कहते हैं तो इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों मिल रहे हैं, किंतु ये इनके प्रभाव को छिपा ले, अर्थात कैपिटल आर प्रबल और स्मॉल आर अप्रबल, अर्थात कि जो लक्षण हमें स्पष्ट दिखाई देता है उस लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों को मिलाकर मेंडल ने प्रभाविता का नियम, अर्थात ये बच्चों मेंडल के फर्स्ट लॉ में, जिसे हम कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, हम ये कहेंगे कि मेंडल ने लाल और सफेद, रेड एंड व्हाइट, लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराया, जिसके फलस्वरूप प्रथम पुत्रीय पीढ़ी F1 जनरेशन में संकर पौधे, जिसे हम इंग्लिश में हाइब्रिड प्लांट्स कहते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं, किंतु एक लक्षण स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे हम प्रभावी लक्षण तथा एक लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मेंडल ने प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों को मिलाकर प्रभाविता का नियम दिया। अब हम आपको मेंडल के सेकेंड लॉ अर्थात मेंडल के द्वितीय नियम सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल का अध्ययन कराएंगे। प्रिय बच्चों, मेंडल का द्वितीय नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जिसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराया। लाल के लिए उन्होंने रेड कैपिटल आर और वाइट सफेद के लिए स्मॉल आर लिया। उसके बाद लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराने के फलस्वरूप प्रथम पुत्री पीढ़ी F1 जीवन में हाइब्रिड प्रजनन उत्पन्न हुए, जिसका मेंडल ने पुनः F2 जनरेशन में संकरण कराया, और जब F2 संकरण कराया तो F2 जनरेशन में उन्हें 4 प्रकार के प्रजनन प्राप्त हुए, जिसमें एक पूर्ण रूप से वाइट था और
एक पूर्ण रूप से रेड था और 2 हाइब्रिड। इन 4 प्रकार के प्रजातियों में से जो कैरेक्टर आर था प्योर रेड था, कैरेक्टर आर स्मॉल आर हाइब्रिड है और स्मॉल आर प्योर वाइट है। किंतु इन 4 प्रकार के प्रजातियों में जो रेशियो हमें मिला वह 3.1 का मिला, जिनमें 3 रेड थे और 1 वाइट था। किंतु इसमें से एक कैरेक्टर पृथक हो गया और पृथक होकर के 1.2.1 का अनुपात प्राप्त करता है, जिसमें 1 प्योर रेड तथा 2 हाइब्रिड और 1 प्योर वाइट थे। प्रिय बच्चों, इन 3.1 में से एक लक्षण के अलग हो जाने के कारण, इसी लक्षण के अलग हो जाने के कारण मेंडल ने इसे पृथक्करण का नियम दिया। अर्थात ये पृथक्करण का नियम मेंडल ने जो दिया है उसमें से एक लक्षण पृथक हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अर्थात प्रिय बच्चों, मेंडल ने सेकंड नियम में लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराया, जिसके फलस्वरूप प्रथम पुत्रीय पीढ़ी यौवन जीवन में संकर पौधे उत्पन्न होते हैं। मेंडल ने इस यौवन जीवन में उत्पन्न हुए जो प्रजनन को पुनः F2G2, जिसे हम कहेंगे द्वितीय पुत्रीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन में, इसी कैपिटल आर स्मॉल आर को पुनः एक मेल और एक फीमेल ले लिया और इन दोनों का द्वितीय पुत्रीय पीढ़ी में पुनः संकरण करा दिया। और जब संकरण कराया तो हमें 4 प्रजनन मिलते हैं, 4 प्रकार के प्रजनन मिलते हैं, जिनमें से 3 रेड होते हैं और 1 वाइट होता है। किंतु इन 3 में से एक कैरेक्टर जो कैरेक्टर आर है वह पृथक हो जाता है और पृथक होकर के 1.2.1 का अनुपात बनाता है। इसलिए मेंडल ने इसे पृथक्करण का नियम दिया। प्रिय बच्चों, इस पृथक्करण एक लक्षण के पृथक होने के कारण ही इन्होंने इसे पृथक्करण का नियम दे दिया, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि मेंडल ने अपने थर्ड नियम में क्या दिया है। अर्थात मेंडल का थर्ड नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment जिसे युग्मकों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं।
प्रिय बच्चों, अब हम मेंडल के इस थर्ड नियम जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अर्थात के स्वतंत्र अवयवन का नियम है, अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।